बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। सेनेट इंतखाबात, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत, इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर रद्द अमल और वज़ीर आज़म को जवाब, हमें काम करने दें, कीचड़ ना उछालें। जबकि वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस 30% इजाफा। मुल्क में एक रोज में कोरोना से मजीद 52 अफराद जाँ बहक हो गए। क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का भी खदशा है? जबकि PSL जैसा मेगा इवेंट भी मुलतवी हो गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई, आवाम की दुहाई, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर हैं। हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब है, जबकि 8 माह में तजारती खसारे में 10.64% इजाफा हो चुका है। आवाम क्या करे? जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली हैं। सूरत हाल आपके सामने है। सेनेट इंतखाबात हो चुका और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं फ़ातेह करार पाए हैं। बड़ी ही चहमगोइयाँ हो रही थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन अमूमी तौर पे जैसा देखा गया है कि सेनेट में जिस तरीके से होता है कि सेनेट का जब नतीजा निकलता है तो ही वाज़े होता है कि किसकी हिकमत अमली कामयाब रही है और किसकी हिकमत अमली कामयाब नहीं रही। और सूरत हाल बड़ी वाज़े हो गई। PDM फ़ातेह करार पाई और हुकूमती रहनुमा जो हैं उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन हुकूमती बेंचों से यह आवाज़ उठी कि जमहूरियत को डिरेल किया गया है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़े ख़तरे की अलामत था ये इलेक्शन, और वही हुआ जिसका डर था। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खिताब भी किया, बड़ा धुआंधार खिताब था। उन्होंने फिर वही वाली बातें दोहराई कि मैं चोरों को, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने पैसे लगाए, इन्होंने जमहूरी इक़्तिदार को ख़त्म किया। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बड़ा निशाना बनाया अपने खिताब के अंदर कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, सोया हुआ है या जाग रहा है, या उनकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन ठीक से करवाना। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उसके ऊपर जवाब दिया। तो इन तमाम बातों पर जो गुफ्तगू करने के लिए शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनका मैं आपसे तारुफ करा दूं। तो जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। तो जमील फारूकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं वक्त देने के लिए। और सारी सूरत हाल आपने देखी, आपने बगौर इसका जायजा भी लिया होगा। सेनेट इंतखाबात हुए और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का अपसेट दिया है तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान PDM ने, क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक अपसेट तो है। सेंटर की सीट थी और सेंटर की सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नमेंट होते हुए हारना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने का और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कॉन्फिडेंस ना होने का। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को और को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक फैक्ट ये कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट 2.5 साल से है, उसके होते हुए इदारे कम अज कम आजाद हैं, इलेक्शन कमीशन आजाद है और इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का जो भी फैसला जिस तरह से है वो सुना रहा है और गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इमरान खान साहब के मंशूर का एक हिस्सा था कि मैं जब हूंगा तो मेरे दौर में इदारे आजाद होंगे, चाहे वो नैब हो, चाहे अदलिया हो या चाहे इलेक्शन कमीशन हो। तो इस बात की तो दाद आपको देना पड़ेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर भी सवालात उठते हैं। पहला सवाल यह कि इस मुल्क के अंदर एक अफसोसनाक कानून है कि हम बतौर अवाम भी शायद पस्त हाली की उन अथाह गहराइयों में हैं कि हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा होता है तो हम बगलें बजा रहे होते हैं। यानी गुज़िश्ता रोज की आपकी और हमारी टेलीविजन स्क्रीन की जीनत क्या खबर थी कि एक जरदारी सब पे भारी। गुज़िश्ता रोज की टेलीविजन स्क्रीन की सबसे बड़ी खबर क्या थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कह दिया है कि हमने तो पैसों से लोग नहीं खरीदे, हमारी टिकट्स चली हैं। अकॉर्डिंग आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आर्टिकल 98 के तहत ये इटसेल्फ एक कॉन्फेशन है कि आप लोगों ने खरीदा किया है, आप लोगों ने रिग किया है, आप लोगों ने धांधली करने के लिए प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की है। जब ये सारी बातें हो रही हों, हमारा कानून में कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह बताता हो कि अगर इस तरह की कोई इवेंट होता है तो उस पर इलेक्शन कमीशन या इदारे तमाम तर मामलात के ऊपर नोटिस लेने का इख्तियार रखते हैं, तो हमारे यहाँ नोटिस होता है। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन के किरदार पे तो अभी बात करते हैं ना जमील साहब। लेकिन आपने जैसे कि बात की, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हमारी टिकट चली हैं, हमने पैसे नहीं लगाए, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपने पैसे लगाए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अरकान हैं, उनके जो अपने लोग हैं, वो उनके ऊपर इख्तलाफ रखते हैं और उन्होंने खुल के इख्तलाफ किया। तो आपको उनको इलेक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको कैंडिडेट के तौर पर नहीं खड़ा करना चाहिए था। ये मामलात भी तो है ना इसके अंदर। देखें, बात सुने, ये मामलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सही। इसमें कोई शक नहीं है कि
साहब की गवर्नमेंट ने ठीक परफॉर्म नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है कि भी बहुत शदीद किस्म की महंगाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि मामलात गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर कोई फरिश्ते नहीं बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन का बाजार इस वक्त गर्म है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कानून, ऐसा कानून है कि कातिल अपने मुंह से ये कहता है कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन तहकीक करने वाला इदारा ये कहता है कि कत्ल होगा, लेकिन जिसको कत्ल किया है उसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर आंखें चूंकि निशानात नहीं है, इसलिए आपकी फाइल बंद कर देते हैं। यहां पर भी यही हुआ है कि एक दिन पहले वीडियो एविडेंस आपके पास मौजूद है, ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने तो नोटिस ले लिया है, हम तो आइन की पासदारी कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से साफ और शफाफ इंतखाबात हो गए। तो अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा। जिस तरह कोई बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए एक गाड़ी लेता है और गाड़ी के पीछे लिखवा देता है कि मेरी मां के फजल से मैंने कार ली, इसी तरह एक बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस से एक मकान बनाता है और मकान के ऊपर हाजा मिन फजले रब्बी लिख देता है और समझता है कि ये हलाल हो गया है। तो उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी इस इंतखाबात को साफ शफाफ डिक्लेयर कर दिया है। अब हैविंग सेड दिस ऑल, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खान साहब को अपने इर्द गिर्द आस्तीन के सांप ढूंढने होंगे। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली दफा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, पहली दफा किसी ऐसे वजीर आजम ने जो इक्तदार के अंदर है और जिसको जरूरत नहीं है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, उसने बाकायदा तौर पर अपनी आस्तीन के सांपों को ढूंढ निकालने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ा रिस्क था इमरान खान के लिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिया है। तो इस सेल्फ ये तारीख तो बन रही है और यहां पर इमरान खान ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। खुद पीडीएम ने उन्हें मौका दिया है, पीडीएम ने खान साहब को यह मौका दिया है कि उनकी अपनी जो कम अकलियां थी, कोताहियां थी, खान साहब की टीम की जो कम अकलियां थी या इल परफॉर्मेंसेस थी, उसके ऊपर कवर देने में पीडीएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी सही सर, आपने जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की तो ये बहुत बड़ा फैसला है और जो वजीर आजम साहब है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर ऐवान से एतमाद का इजहार ना किया तो मैं अपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि ये अपने अरकान पे ऊपर प्रेशर डेवलप करने की बात है, क्योंकि हुकूमत में है और एक प्रेशर भी डेवलप होगा और जाहिर बात है जब वो एतमाद का वोट होगा तो इमरान खान साहब को ही वोट जाएगा। देखें, अरकान के ऊपर प्रेशर डेवलप क्या करेंगे, वो हुकूमत में है, अगर तो पहले भी थे, वो अगर चाहते तो उन लोगों को खरीद सकते थे। एक बंदा गटर के अंदर खड़ा है, उसको पता है कि इट्स अ डर्ट, वो चाहे तो अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर सकता था। गवर्नमेंट में है, जहां उधर से 6 करोड़ एक बंदे को लगे हैं, यहां 7 करोड़ भी लगा सकते थे, उन्होंने नहीं लगाया। इसका मतलब यह है कि बंदा इल प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहा। और आपको एक चीज का डिफरेंस पता होना चाहिए, जो सेनेट इंतखाबात होते हैं वो ओपन बैलेटिंग से नहीं, सीक्रेट बैलेटिंग से होते हैं। खान साहब क्यों चाह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग से हो? सीक्रेट बैलेटिंग से होते हैं। अभी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ये ओपन होगा, यानी शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा, लोगों के हाथ खड़े करके कहलाया जाएगा कि आप बताएं कि आप खान साहब को वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे। 172 वोट खान साहब को चाहिए हैं। अब जो लोग प्रेजेंट नहीं होंगे वो अल्टीमेटली एक्सपोज हो जाएंगे इत्तेहादियों में से या खान साहब की अपनी टीम में से। और अगर एक्सपोज होते हैं और खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता तो खान साहब समेत पूरी कौम को पता चल जाएगा कि वो कौन लोग थे जो बिके थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने अपना जमीर बेचा। और अफसोस की बात यह है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां माजरत के साथ बिकने बिकाने को मैनेजमेंट कहा जाता है, जहां माजरत के साथ अब खरीदारी करने को और किसी के जमीर खरीद करने को अब एक जरदारी सब पे भारी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये सियासत है। तो इससे बड़े अलग की क्या बात होगी? यानी हमें कम से कम तारीख की उस साइड पे खड़ा होना चाहिए, हमें तारीख की उस साइड पे खड़ा होना चाहिए कि कल हम आने वाली नस्लों को यह तो बता सकें कि हो सकता है कि खान साहब गलत थे, खान साहब ने गलत किया होगा, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, उनके लोग ठीक काम नहीं कर रहे, उनके इर्द गिर्द करप्ट थे, लेकिन कम से कम हम ये तो कहें कि हमने गलत को सपोर्ट नहीं किया था, यानी हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं किया था, यानी करप्शन को सपोर्ट नहीं किया था। आप इस बात को भी सोचिए कि ये दुनिया फरिश्तों की दुनिया नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा था। इस दुनिया में हमें यह तय करना होगा कि एक बहुत अच्छा इंसान होगा, एक कुछ कम अच्छा इंसान होगा, एक बहुत बुरा इंसान होगा। यहां पर फरिश्ते तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आए और गवर्नमेंट चलाए। कोई दूध का धुला हुआ भी आकर नहीं चला सकता, वो चाहे अमेरिका हो, अमेरिकन डेमोक्रेसी हो, ब्रिटेन डेमोक्रेसी हो या पाकिस्तान हो, कहीं पर भी आपको दूध का धुला नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कम बेहतरीन और ज्यादा बेहतरीन में फर्क तो पता होना चाहिए। सही
से इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के किरदार के मुतालिक भी आपसे जानना चाहूँगा, उसके किरदार को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब कल वज़ीर आज़म साहब ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया कि इलेक्शन कमीशन सोया रहा, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमें अपना काम करने दें, हमारे ऊपर अपनी तरफ से आप कीचड़ ना उछालें। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत बड़ा जवाब था, और वज़ीर आज़म साहब ने जो तनकीद की इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसको किस तरह से देखते हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन का आज एलामिया जारी हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि खान साहब ने जो बात कही है उनकी उन्हें तवक्को नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात कराए हैं, और अल्लाह के शुक्र से ये सेनेट के इंतखाबात कराने में वो मुताबिक उन्होंने ये इंतखाबात कराए हैं। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने रिगिंग हो रही हो, आपकी आंखों के सामने इल प्रैक्टिस हो रही हो, आपकी आंखों के सामने लोगों के जमीर बेचे जा रहे हो, आपकी आंखों के सामने आइन घुंघरू बांधकर उमरा की चौखट के ऊपर नादिन दिन्ना कर रहा हो, आपकी आंखों के सामने कानून लोगों के घरों की बना हुआ हो, आपकी आंखों के सामने वोट बिक रहा हो, आपकी आंखों के सामने वीडियोस आ चुकी हो, और आप फिर भी कह रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कराया है। तो इमरान खान अगर उसके ऊपर गिला करते हैं, उनका गिला गलत तो नहीं है, गलत होंगे। इमरान खान ने बहुत गलत प्रैक्टिस, इमरान खान के बहुत सारे फैसले गलत हैं। इमरान खान ने महंगाई पर काबू नहीं पाया, मंशूर पर काम नहीं किया, उनके इर्द गिर्द करप्ट लोग बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ऑन हाई मॉरल ग्राउंड एक बात तय है कि इमरान खान साहब ने ये जो मूव लेने का फैसला किया है, इसने बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल किया है खान साहब के लिए। खान साहब ने ये जो कहा है ना कि मैं अपोजिशन पर बैठकर भी लड़ लूंगा, ये उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर किया है। ये मैसेज दोनों तरफ अक्रॉस द लाइन डिलीवर किया है, अपोजिशन को भी और मुक्तदर हलकों को भी, कि मैं अगर हाथ पांव बांधकर स्विम करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं लोग निकाल कर लाने की पोजीशन में आ जाऊंगा आने वाले दिनों में। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। 73 साल तारीख में, आपको शायद याद है या नहीं है, 1973 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत टॉपल हुई थी। 1993 में गुलाम इसहाक खान साहब ने उनकी असेंबलियां तोड़ दी थी। तो गुलाम इसहाक साहब ने जब असेंबलियां तोड़ी तो मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट यानी बहाल कर दिया। बहाल होने के बाद उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा था। तो वो उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लिया था जिस वक्त वो इक्तदार से हटाए जा चुके थे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इस चीज के लिए कि उसकी अपनी सफों में कौन मीर जाफर मीर सादिक है, वो खुलकर कहे मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा कि मैं खान का साथ नहीं दे रहा हूं, उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया। सही, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया है। जमील फारूकी साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ चुका है, बहुत शुक्रिया। ये तो कल ही पता चलेगा एतमाद के वोट के बाद कि कौन मीर सादिक है और कौन मीर जाफर है। यहाँ पर हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के ऊपर हम बात कर चुके हैं और देखना ये है कि कल अदम एतमाद का वोट होता है और क्या वोट के नताइज निकलेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा फ़ैसला है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। तो कोरोना जो है वो पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। NCOC ने फ़ैसला किया कि तमाम इदारे खोल दिए जाएँ, शादी हॉल्स खोल दिए जाएँ, स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएँ। कोरोना पर हमने बड़ी हद तक काबू पा लिया है, हुकूमत ने बड़ी ही कामयाबी के इसके साथ कोरोना को काबू किया है। लेकिन कोरोना जो है एक मरतबा फिर से बेकाबू हो चुका है। तो इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए मामलात पे डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सरबराह PKL आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, NCOC के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोरोना के ऊपर हमने बड़े अच्छे तरीके से काबू पाया, अब इदारे खोल देने चाहिए, तमाम शादी हॉल्स, मैरिज हॉल्स, बाजार, पार्क, सब कुछ खोल देना चाहिए, आवाम जो है अपने रोज़मर्रा के मामूलात सर अंजाम दे। लेकिन हमने देखा कि इस फैसले के बाद जो कोरोना केसेस हैं उनमें 30% जो है इजाफा हो चला है। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको गवर्नमेंट को ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे तो खोलने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा स्टैगर कर लिया जाता, जैसे पहले स्कूल खोले, उसका इम्पैक्ट देख लेते, फिर कोई 2-3 हफ्तों के बाद और दीगर इदारे खोलते, फिर कुछ और इदारे खोलते,
उसका फायदा होता है इस तरह से स्टैगर्ड अप्रोच का या कंट्रोल्ड अप्रोच का ये फायदा होता है कि आपको एक सर्टेन वेरिएबल नजर आता है कि ये जगह है जहाँ से ज्यादा मसाइल खराब हो रहे हैं, तो वो फिर आप उसको स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं। जब इकट्ठे आप बहुत सारी चीजें कर दें तो फिर ये तय करना कि मसले की जड़ कौन सी जगह है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं एनसीओसी में होता तो मैं ये मशवरा देता कि इसको थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच के साथ किया जाए, 2-3 हफ्ते का वक्फा दे के, ताकि अगर बीच में जैसे किसी एक जगह से हमें कोई प्रॉब्लम नजर आना शुरू होता तो उस जगह को हम स्पेसिफिकली टारगेट करके मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सी अप्रोच में डिफरेंस होना चाहिए। सही सर, थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के मामला तो सर चल ही रहे थे, जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस की भी रूटीन बनाई गई थी कि 3 दिन बच्चे जाएंगे 3 दिन नहीं जाएंगे, और मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेस चल रही थी। तो क्या हमें थोड़ा सा और इंतज़ार नहीं कर लेना चाहिए था कि हम उन्हीं अप्रोचेस को लेकर और उन्हीं के ऊपर कारबंद रहें, और जब हमें लगे कि हमारा जो कोरोना के जो मरीज़ हैं वो माइनस रेशो में जाना शुरू हो गए हैं, तो फिर हम जाके कोई इस तरह के बड़े और मेजर फैसले लें? जी हाँ, ये देखें, जब आप हुकूमत में बैठते हैं ना तो एक बहुत बड़ा कैनवस आपके सामने होता है, और बाज़ औक़ात इस तरह से फोकस डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये कि हम मिनहसुल कौम कायदे कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। यानी जो अब आप कोरोना की एसओपीज़ को भी देख लीजिए तो कितने लोग हैं जो आपके ख्याल में ट्रू सेंस में, और हम जो क्लेम करते हैं कि हमने बहुत अच्छी एसओपीज़ का निफाज किया, तो मैं और आप विटनेस से इस बात के कि हुकूमत भी चीखती रह गई कि भाई मास्क पहन लें, मास्क पहन लें। लोगों का एटीट्यूड कैजुअल रहा, मीडिया ने अपना पूरा जोर लगा कि बहुत कोशिश की, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई किसी तरह से मास्क पहन लें। लेकिन हम बहुत ही एक समझ लें रेजिलियंट नेशन है और हमारा अपना एक मिजाज है, लोग थक भी गए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ऑब्वियसली हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं कि हम किसी अच्छी डायरेक्शन की तरफ शायद नहीं जा रहे, लेकिन इवेंचुअली तो एक फैसला करना ही है कि किस तरह से किया जाए। तो बिल्कुल बात वही आ जाती है कि अगर इसी चीज़ को एक स्टैगर्ड अप्रोच के साथ किया जाता तो शायद वो बेहतर फैसला होता। सही, बहैसियत कौम सब के ऊपर जिम्मेदारी होती है। हमने सर पूरी सिचुएशन में देखा कि जब पहली लहर आई तो बड़े ही ज़्यादा केयरफुल रहे, आवाम भी केयरफुल रही, हुकूमत भी केयरफुल रही, और बड़े जल्दी जल्दी से स्टेप्स लिए गए। फिर इस तरह दूसरी लहर आई तो आवाम ने उसे बिल्कुल लाइट लेना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई मामलात की बात है, आम रूटीन है। और बाज़ लोगों का तो ख्याल है कि कोरोना नाम की तो कोई बला है ही नहीं और इस तरह का कोई वायरस और वबा नहीं है। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहली लहर आ चुकी, दूसरी लहर आ चुकी, क्या पाकिस्तान में तीसरी लहर भी आने जा रही है? देखिए, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, प्रॉब्ली नॉट, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद तीसरी लहर का देखना ना हो। और उसकी रीज़न ये है कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुई, जैसे दिसंबर में के एंड में या जनवरी के शुरू में, तो अब हम तकरीबन दो एक महीने हो चुके हैं, तो उसका कुछ ना कुछ समर नज़र आना शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी, और ये एक और एरिया है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए कि हम वैक्सीन में बहुत पीछे रह गए हैं। हमने टाइम पे वैक्सीन ऑर्डर नहीं की, अभी भी हमारे पास कोई ऑर्डर्ड वैक्सीन नहीं है, बल्कि ये वो हैं जो हमें डोनेशन में मिली। तो चीज़ ये है कि वैक्सीन के दो एंगल से वैक्सीन को देखा जाना चाहिए। एक ये कि ये इंडिविजुअल प्रोटेक्शन देगी, और दूसरा ये कि पूरी कम्युनिटी वैक्सीनेट करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो हमें दोनों फायदे उठाने की जरूरत है। और जिस अंदाज में इस वक्त हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, या वैक्सीनेशन का जो रेट है, या नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो गवर्नमेंट के लिए ये कहना तो बहुत आसान है कि जी हमने उसको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दी है, और स्पुतनिक को भी दे दी है, उसको भी दे दी है, उसको भी दे दी है। मगर सवाल ये है कि इस वक्त वो मिलेगी कहाँ से? वो तो इतनी रेयर कमोडिटी है, इतनी हॉट आइटम है जो डिमांड में है, तो हम खरीदेंगे कहाँ से? और इवन जो प्राइवेट लोगों को आप ऑथराइज कर रहे हैं वो लाएंगे कहाँ से, और लाएंगे तो किस कॉस्ट पे लेके आएंगे, क्या वो कॉस्ट? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट थोड़ी सी पीछे रह गई। उनको पहले ही एक बहुत बोल्ड डिसीजन करके, जैसे भूटान और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मुल्कों ने किया, तो हमें भी ये फैसले कर लेने चाहिए थे। और उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, असद उमर साहब एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उनकी बात सुन के कि जी अगर मैं वैक्सीन ऑर्डर कर देता तो क्या नैब हमें पकड़ लेती। तो देखें, इस किस्म के फैसले तो टफ फैसले हैं, वो करने हैं।
सही, हुकूमत ने इस किस्म के टफ फैसले करने हैं। वैक्सीनेशन का अमल हमें बड़ा सुस्त रवि में दिखाई दिया, क्योंकि अगर पूरी दुनिया के मुकाबले में देखा जाए तो दुनिया बड़ी फास्ट चली वैक्सीन खरीदने के मामले में भी। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने असद उमर साहब की भी बात की, हिफाजती इकदाम के ऊपर क्यों इतनी गफलत बरती जा रही है? अगर कल देखा जाए तो पाकिस्तान में PSL जैसा इवेंट भी जो है वो इसी कोरोना की वजह से मनसूख कर दिया गया, और फिर अगर उसके अंदर भी जो हमने हिकमत अमली देखी वो भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की थी कि उसमें हमने इतने बड़े क्राउड को भी अलाउ कर दिया। तो किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है? नहीं, ये तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, इसमें तो कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, स्टेट की जिम्मेदारी है। और वो जो मैं बात कर रहा था असद उमर साहब वाली, कि अगर उस वक्त उनको इतनी डर था कि नैब पकड़ लेगी तो एक कमेटी बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये तो हम एक क्राइसिस और इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन में है, जिसमें वो चेयरमैन नैब को भी बिठाते उस कमेटी में, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बिठाते हैं, और फिर वो कमेटी प्रोक्योर करती है सारी वैक्सीन, तो ताकि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को होती है। अगर इतनी डर था तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे अच्छा करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा, और अच्छा नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर आएगी। तो मैं समझता हूँ अभी भी ये जो हमारा एटीट्यूड है ये बहुत कैजुअल है। गवर्नमेंट को अभी थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए, लोगों को भी एहसास करना चाहिए, SOPs को भी फॉलो करना चाहिए, और इस बात को बड़ा क्लियरली समझ लें कि अगर आज सबको वैक्सीन भी लग जाती है तो भी हम SOPs को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अभी हमें हतमी तौर पे नहीं पता कि ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी, कितनी देर इफेक्टिव रहेगी, उसके क्या नताइज निकलेंगे, आया वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी कि नहीं देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ मिन हैसुल कौम, और यह काम हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, सबको मिलके ये काम करना होगा कि हमें इस वबा से लड़ना है, और उसमें जो इंडिविजुअल का रोल है वो इंडिविजुअल प्ले करे, जो स्टेट का रोल है वो स्टेट प्ले करे। और जब तक हम ये मिल के एज अ टीम अप्रोच आगे नहीं चलेंगे, ये तो देखिए ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हमारा अपनी बहुत थोड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हम उस कैटास्ट्रोफिक बीमारी से या कैटास्ट्रोफिक इलनेस से अभी तक बचे हुए हैं, जिसमें हमने ईरान को, इंडिया को, अमेरिका को, ब्राज़ील को, इंग्लैंड को, फ्रांस, जर्मनी को देखा। तो ये बहुत कोई खास कर्म है अल्लाह ताला का, साइंटिफिकली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लिहाजा हमने देखा कि बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो इस कोरोना वबा की वजह से बहुत ही मुश्किलात में धंस गए और उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने वैक्सीनेशन के अमल की बात की कि अभी तक हमें पता नहीं लगेगा कि इसके असरात कब हैं, मैं आपसे सिर्फ एक रफली आइडिया लेना चाहूँगा आवाम के लिए कि कितना टाइम हमें लग सकता है इस वैक्सीन के जो असरात हैं उनको जानने के लिए, कि कितनी हमारे लिए ये बेहतरीन किस्म की मतलब जितनी भी वैक्सीन आ चुकी हैं ये मरीजों के लिए इफेक्टिव होंगी? प्रॉब्ली 6 महीने कम से कम 6 महीने में बहुत सी चीजें वाजे होंगी, और प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021 के एंड तक। मगर मैं जो चीज अहमियत की चीज है वो ये है कि हमें अपने गार्ड्स को लूज नहीं करना है, हमें अपने गार्ड्स को लूज नहीं करना है। तो इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे वैक्सीन लग गई है कि नहीं लग गई, मैं अपने आप को उतना ही ससेप्टेबल समझूं जैसे मैं वैक्सीन के बगैर था, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कितना काम करेगी, कितनी देर तक काम करेगी, कितनी मरतबा उसके बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे हमें आगे चल के, नई स्ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी, क्या नई स्ट्रेन इस वैक्सीन से कवर होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितने अरसे वो इफेक्टिव रहेगी। तो अभी बहुत सारे सवालात आना आंसर्ड हैं। तो मैं बहुत सारे सवालात के जवाबात अभी आना बाकी हैं, लेकिन सर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हुकूमत को वो कौन सी पॉलिसीज़ पे अमल पैरा करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 52 अफराद जो हैं वो भी जाँ बहक हो गए। क्या हमें वापस वही मेयर्स लेने चाहिए? क्योंकि अभी जो हैं हमने ये भी देखा कि बार बार हम मेयर्स में तब्दीली कर रहे हैं, कभी हम कोई फ़ैसला करते हैं, कभी हम कोई फ़ैसला करते हैं, और ये ना हो कि इन्हीं ऊपर नीचे के फ़ैसलों में हमारा भी हाल जो है उन्हीं मुल्कों जैसा हो जाए जहाँ पर आज कोरोना की वबा जो है बहुत ज़्यादा मिलियामेट कर चुकी है मामलात को। बिल्कुल, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूं, और इसमें हुकूमत को चाहिए कि स्लोली चीज़ों को करे, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी हुजूम हैं, उनसे इज्तनाब करे। एक वक्त में एक चीज़ को खोले, फिर 2 हफ्ते इंतजार करे, देखें उसका क्या इम्पैक्ट है। बाज़ आपको, चूँकि अब जब आप इकट्ठी बहुत सारी चीज़ें खोल देते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि खराबी कहाँ से आई। लिहाजा आप उसको एक स्टैगर्ड वे में, स्टेप वाइज मरहले में चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करें और देखें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी भी जो सबसे जो मेरी आज की अगर सिर्फ एक बात ऑडियंस टेक होम कर लें, वो ये कि हमारा एट द एंड ऑफ द डे ये हम एक ऐसी वबा से डील कर रहे हैं जिसकी ना कोई दवाई है और ना कोई इलाज है। लिहाजा हमारी जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन जो फैक्टर है वो हमारी प्रिवेंटिव मेजर हैं, जिसमें और कुछ भी ना करें
तो सिवाय मास्क का इस्तेमाल कर लें। और ये मैं लीडरशिप से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लीडरशिप जो है वो टोन को सेट करती है, लोग उनको देख के अपने रवैयों को चेंज करते हैं। लिहाजा अभी भी मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ का धोना, और अगर इनमें से तीनों में से आप मुझसे पूछें कि एक चीज बता दें सिर्फ, तो मैं कहूँगा कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को विजिलेंट रहें। बीमारी हो तो फौरन टेस्ट कराएं, जितनी जल्दी उसकी डायग्नोसिस होगी उतने बेहतर उसको वॉच किया जा सकता है, और अमवात को रोका जा सकता है, या रोका तो शायद नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। कम सही, अमवात को कम किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों का क्या किया जाए जो कहते हैं कि कोरोना जैसी वबा है ही नहीं और बस ये ऐसे ही अवामिल बनाए हुए हैं, और हमारे ऊपर जो बड़ी रियासतें हैं और जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने ये एक शोशा छोड़ दिया है, उन लोगों का क्या किया जाए? देखिए, ये तो एक कांस्टेंट तदरीस का अमल है। हम तो एक जिम्मेदार प्रोफेशनल लोग हैं और हमें अपना काम करते रहना चाहिए। आप भी एक जिम्मेदार प्रोफेशनल हैं, आपको भी अपना काम करते रहना चाहिए। और ये सैड पार्ट है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। लोग लड़ाई करने शुरू हो जाते हैं अगर आप उनको कहें कि ये कोरोना कोई चीज़ है। लिहाजा देखें, ये अज़ल से अब तक एक रहमानी ताकतें और एक शैतानी ताकतें, तो मैं शैतानी ताकत तो नहीं कहूँगा, मैं जहालत की फोर्स कहूँगा इसको, कि जो अपना काम करती रही है। लिहाजा हमें अपना हुक्म अज़ा करते रहना चाहिए, लोगों को समझाते रहना चाहिए प्यार से, मोहब्बत से। और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेटर होती है, तो गवर्नमेंट को जहाँ सख्ती करनी चाहिए, जैसे हमारी नेबरिंग स्टेट मिडल ईस्ट में देख लें आपके, जो आदमी इसकी वायलेशन करता है वो एसओपीज़ की तो बड़ी हैवीली पेनलाइज किया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके मौक़िफ़ के लिए। हुकूमत को एक मरतबा फिर से कोरोना जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने कोरोना को लेके चलना है। ये ना हो कि कोरोना का रोना जो है पाकिस्तान में पड़ जाए। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना के ऊपर बात की हमने, और कोरोना की वजह से जितने असरात हमें फेस करना पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। साथ ही साथ मुल्क में महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, और इन महंगाई के जितने भी असरात हैं और कोरोना के असरात हैं, इन तमाम पर बात करने के लिए हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। सर, मुल्क में महंगाई बढ़ गई और आवाम जो है परेशान है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो समझने की ज़रूरत यह है कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिलैक्सेशन आती है कि इंटरेस्ट रेट्स को गिराया जाता है इकोनॉमी को संभाला देने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पर आता है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर टेक्निकल ये है कि अब तेल की कीमतें बैरूनी मंडियों में बढ़नी शुरू हो गई हैं, $60 से ऊपर चली गई हैं, जो बिल्कुल नीचे आ गई थी। और पाकिस्तान की जैसे जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ती है तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता है, तो उस पर भी प्रेशर्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो मैं एक अहम नुक्ता महंगाई में कहना चाहूँगा कि जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है वो खित्ते के बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा ऊंची रही है और अभी भी रह रही है। और एक ऐसा मुल्क जो ज़रई है, जिसके पास इंडिजिनस कैपेसिटी है, ये इस मुल्क के अंदर फूड इन्फ्लेशन खासी कम होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं रिपीट करता हूँ जी। तो जो इसमें ज़्यादा अहम एक ऐसे मुल्क में जहां पर ज़राअत का हमारे पास मेन इन्हिसार है मईशत पर, वहां पर फूड इन्फ्लेशन पर इतनी वेरिएशन और प्रेशर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ गवर्नेंस फेलियर नजर आता है कंसिस्टेंटली, और उसकी 2-3 वजूहात जो मुझे समझ आई हैं वो ये है कि हमारी एक तो फेडरेशन और प्रोविंसेस की कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन जो प्रोविंसेस की जिलों के साथ, उसके अंदर गैप्स बहुत ज्यादा है। ये इन्फ्लेशन जो है, ये जो सप्लाई चेन्स होती हैं फूड की, कि गांव से फूड चलती है और चलते चलते ऊपर आती है, उसके अंदर जो मिडिल मैन है वो बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल ना किया जाए। इस सारी चीजों का अगर मैं खुलासा बोलूं तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की ये जो वजूहात मैंने अभी अवामल अर्ज किए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए
हमें एक मजबूत कोशिश चाहिए फेडरेशन की तरफ से, जहां इदारे, सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करे मार्केट के साथ मिलके। सही। जब तक मार्केट के साथ आप मिलके काम नहीं करेंगे, ये अवाम के लिए जो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं वो इसमें पैसा बनाते रहेंगे। सही सर, जैसे कि आपने तेल की कीमतों की बात की, क्योंकि ज़राअत और ज़रूरी अजनास की तरफ तो मैं बाद में आपसे सवाल करता हूँ, तेल की कीमतों के ऊपर जब बात, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है और अच्छा खासा रेट बढ़ने जा रहा है, 17 से 20 रुपए की समरी भी तैयार है इसके ऊपर। तो सर ये कहा जाता है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस वजह से हमें भी तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। पहला नुक्ता ये है कि हम उस वक्त तेल क्यों नहीं खरीदते जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम हों, और दूसरा नुक्ता ये है कि जब पूछा जाता है कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारे यहाँ टैक्सेस की भी भरमार है। जी देखिए, ये जो तेल की कीमत, तो मैंने बहुत से अवामल में से एक फैक्टर अर्ज किया है जी। और ये मैं जो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर बेहतर प्लानिंग हो, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को बुक किया जा सके, लेकिन अगर आप तेल खरीद भी लेते हैं, बुक भी कर लेते हैं, तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो मार्केट्स हैं उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। हम अगले 2 से 3 माह का कवर अगर लेने में कामयाब हो जाए कंसिस्टेंट प्राइस से, तो वो हमारे लिए खासा फायदा मंद है। देखिए, यहाँ पर जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये सियासी लेवल की कम होती हैं, ये टेक्निकल लेवल की ज्यादा होती हैं। हमारे टेक्निकल लेवल के ऊपर कैपेसिटी का इरोजन बहुत हाई है। जो एनालिसिस आता है कि अब आपने प्राइस के क्या क्या सिनेरियोज बनने हैं, हमारी डिमांड क्या है, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, टाइमिंग क्या है। अगर आप देखें तो हम इसमें गंदुम में भी, इसके बाद चीनी में भी और ऑयल में भी, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ है कि हम एक प्रॉपर टेक्नोक्रेटिक असेसमेंट नहीं कर पाते ताकि इन चीजों को कंट्रोल में रखा जाए। सियासतदान ने तो फैसले करने होते हैं, लेकिन जब वो एविडेंस पर बेस्ड नहीं होते हैं तो फिर हमें मुश्किलात बढ़ जाती हैं। सर, सियासतदानों ने फैसले तो करने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि सारा आपने टेक्निकल की बात की। अब थोड़ी सी ज़रूरी अजनास की भी बात करते हैं, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है और ज़रूरी मुल्क होते हुए भी हमारी आवाम जो है रोटी के लिए चीख रही है। आटा उनको नहीं मिल रहा, चीनी उनको नहीं मिल रही, दालों की कीमतें उनके लिए बढ़ गई हैं और खींचा तानी जो है सूबों में और फेडरल में जारी है। गवर्नेंस कैसे होगी, क्योंकि सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि गवर्नेंस कैसे होगी जिसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी है और कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। जी देखिए, ये जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ये जो है ओवरऑल गवर्नेंस से जुड़ी होती है। एक स्कूल ऑफ थॉट बार बार हमें कहता है कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें और इकोनॉमिक्स को आप ओवरऑल पॉलिटिक्स से अलहदा कर लें। वो एक बहुत छोटे हद तक तो हो सकता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक फेडरेशन में और सूबों में एक कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं बनेगा, ये हम उसकी सजा खासी हद तक भुगत रहे हैं। जब भी हम अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है सियासी तौर पर, तो अपॉर्चुनिस्ट जो होता है मार्केट में, उसको उसका फायदा होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अब हुकूमत की तवज्जो जो है वो किसी और तरफ चली गई है, जबकि ये अवाम के कोर मसाइल के ऊपर नहीं जाती। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन जब तक फेडरेशन और सूबों की नहीं बढ़ेगी, और अनफॉर्चुनेटली जो मैं सियासत का रुख देख रहा हूं अगले आने वाले महीनों और सालों में, मुझे ये कुछ बेहतर होता दिखाई नहीं दे रहा है। सही, मुनाफाखोर भी सरगर्म हो जाते हैं, गवर्नेंस तो है ही नहीं और सियासत जो है वो आपको ठीक नज़र नहीं आ रही। सर, थोड़ी सी तजारती खसारे के ऊपर बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत जब आई तो उन्होंने कहा कि हम तजारती खसारा कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो रवा माली साल के 8 माह में जो तजारती खसारा है उसमें 10.64 का इजाफा हो चुका है और ये बहुत बड़ा इजाफा है। इसको सर ओवरकम किस तरह किया जाए, इसमें कमी किस तरह से लाए, क्योंकि तजारती खसारे को अगर हम देखें तो ये बढ़ता ही चला जा रहा है। जी देखिए, तजारती खसारा बिल्कुल कंट्रोल में है, जैसे आपने देखा आ गया था, लेकिन अब वो फिर से नेगेटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अब जो इंपोर्ट्स हैं वो ऊपर जानी शुरू हो गई हैं दोबारा। ये आम तौर पे इंपोर्ट्स तब ऊपर जानी शुरू होनी चाहिए जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से पिक कर रही हो। जो हमारी प्रेडिक्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो तो तकरीबन इस साल 1.5% है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें,
उनका हमें दोबारा से तजिया करना पड़ेगा। अभी मैंने क्विकली जब देखा है तो इसके अंदर जैसे ऑटोज की इंपोर्ट काफी ज्यादा पिछले कुछ माह में आनी शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि उसकी कंपेटिटिवनेस इतनी नहीं है, हम मंथली टाइप नंबर्स देकर उसको दिखा रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट पिछले 2 माह से वो भी उसकी ग्रोथ नेगेटिव है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये जो खसारा है ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब हम दोबारा इसी वजह से IMF के प्रोग्राम में चले गए हैं और अब दोबारा से मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू हो जाएगी और इकोनॉमिक जो है वो कंप्रेशन जो है उसकी शुरू हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल फैसला साबित होगी। सही सर, आपने जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की है तो दरामदाद में इजाफा और बरामदाद में कमी हो रही है, तो आपको क्या वजूहात नज़र आती हैं? क्योंकि हम तो बार बार IMF की तरफ ही देख रहे हैं, हालांकि ऐलान तो हम यही करते रहे थे कि हम IMF में कभी भी नहीं जाएंगे। देखिए, ये तो एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल सवाल है कि पाकिस्तान मुसलसल बारहा IMF के पास क्यों जाता है, और इसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है कि जब तक पाकिस्तान कुछ स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं कर पाएगा तब तक पाकिस्तान को बार बार उनका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं कि करंट अकाउंट भी और बजट डेफिसिट भी, वो आपके हाथ से निकलता रहेगा। अब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं कि जैसे आपने स्टेट ऑफ एंटरप्राइज के लॉसेस घटाने हैं, आपने सर्कुलर डेट को डील करना है, हमने एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस बढ़ानी है, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मैं अगेन यही कह रहा हूं कि ये चीजें सूबे और फेडरेशन की कोऑर्डिनेशन और कंसेंसस के बगैर रिफॉर्म नहीं हो सकती। जब सियासतदानों की तवज्जो जो है शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट गेन्स पर आ जाती है तो इकोनॉमिक बड़े फैसले पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान ने जो छोटे लेवल के फैसले हैं कि हमने गरीब को रिलीफ देना है या कुछ क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर को देना है, वो तो हम कर पाए हैं, लेकिन जो बड़ा जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को बदलने का फैसला है उसके अंदर पाकिस्तान कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है, और ये हुकूमत भी कोई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का फैसला नहीं कर पा रही। बहुत शुक्रिया सर, रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, इकनॉमिकल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमने इकनॉमिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात की, महंगाई के ऊपर बात की और सियासतदानों के किरदार के ऊपर बात की, सेनेट इलेक्शन के ऊपर वज़ीर आज़म के किरदार के ऊपर बात की। इन तमाम बातों के नतीजे के तौर पर यही है कि उम्मीद करते हैं कि सियासी मामलात हों, मुआशी मामलात हों या सेहत के मामलात हों, दुआ यही है कि पाकिस्तान में ये तमाम मामला दुरुस्तगी की तरफ जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम में से हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।